आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्लास 12 में अभी तक चार्ज को बाई फ्रिक्शन मेथड से जनरेट करना सिखा दिया। फिर इसके बाद हमने आपको वो भी बताया कि कैसे टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर कंजर्व रहता है। क्वार्क का भी कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमने दे दिया। तो अब आपसे कहना है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उसमें हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी काम होगा। तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज है क्या। तो चार्ज की यूनिट एक्चुअल में दो होती है। एक यूनिट अगर हम बात करें तो आपकी यूनिट आपकी एसआई यूनिट है और दूसरी यूनिट हमारी सीजीएस होती है। और उस सीजीएस यूनिट को आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं कि चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव टाइप्स बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो फ्रैंकलिन भी सीजीएस यूनिट चार्ज की हो सकती है। एसआई यूनिट में अगर हम बात करें कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट में चार्ज की यूनिट कूलम होती है जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। लेकिन सीजीएस में अगर हम बात करें तो एक स्टेट कूलम होती है जिसको हम लोग ईएसयू के नाम से जानते हैं और दूसरा होती है ईएमयू जिसको एब कूलम के नाम से जानते हैं। तो ईएसयू में जो होती है वह 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होती है और एक ईएमयू में जो होती है वो 10 कूलम होती है। तो हमको ये पता चला ये पढ़ाने के बाद कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, कौन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ईएसयू है। चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? अगर हम चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वह आपकी क्या है? ईएसयू है। तो ईएसयू चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो अगर हम बिगेस्ट यूनिट की बात करें, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर है तो उसमें बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बताया जाता है फैरेड होता है और एक फैरेड में 96,500 कूलम होता है। तो चार्ज की सबसे बिगेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी फैरेड है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो ईएसयू है। तो आज से आप सीख लिए होंगे कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ईएसयू है और बिगेस्ट यूनिट चार्ज की ईएमयू है। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम बात ये आपसे करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना रब्ड किए भी चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर यस है तो उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब दूसरे मेथड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो मेथड है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड आपको बाई फ्रिक्शन हमने बताया था, उसमें हमने रब्ड करके चार्ज को जनरेट किया था। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना रब्ड किए भी चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, यही बात यहाँ पर लिखा है हमने, बाय दिस मेथड चार्ज ट्रांसफर विदाउट रबिंग, बिना रब्ड किए चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी किस मेथड के थ्रू? इंडक्शन के थ्रू। इसमें एक बॉडी कंडक्टिंग होती है, दूसरी बॉडी नॉन कंडक्टिंग होती है। जब कंडक्टिंग बॉडी के नियरेस्ट हम कोई भी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, इसका बेसिक एग्जांपल आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे पेन को रगड़ते हैं बालों में
रगड़ने के बाद कागज का एक टुकड़ा के पास लेके जाते तो उसको खींच लेता है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमिना ही है, लेकिन वो रहता है, आपको दिखता नहीं है। बालों में लोग गुब्बारा रगड़ करके देखे होंगे दीवार पे चिपका देते। तो यहाँ पर भी कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमिना है। तो अगर मैथमेटिकली, अगर शॉर्टकट में अगर हम आपको समझाना चाहें कि जैसे हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर है और दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जैसे दोनों का अगर डाइलेक्ट्रिक, जैसे हमने यहां पर मेटल लेके चल रहा हूं, समझिएगा बात को, मैथमेटिकली हम समझाना चाहते हैं। जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है हमने दिया, तो जो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे कि बी पर कितना चार्ज होगा। जैसे ए है ये और ये बी है, तो ये हमारा एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या है? कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो है वो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसके नियरेस्ट हम लेके गए, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट लेके गए, तो इसके पास वाले पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज एग्जिस्ट होगा। अर्थात इस पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर प्लस जो आएगा वो माइनस क्यू का ही सेम मैग्नीट्यूड होगा। और फार वाला साइड जो होगा उस पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज एग्जिस्ट होगा। तो इसको निकालने का जो मेथड है, अगर आपको निकालना है कि बॉडी बी पर चार्ज कितना होगा या कितना जाएगा, तो ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। इंड्यूस चार्ज निकालने का फार्मूला है, क्योंकि बच्चे मैथमेटिकली ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं ध्यान देते। तो इंड्यूस चार्ज अगर आपने यहाँ पर प्लस क्यू लिया है तो यहाँ माइनस क्यू रखिएगा। अगर आप यहाँ माइनस क्यू रखते हैं तो यहाँ प्लस ले लीजिएगा। बस इतना ही ध्यान देना है आपको। अब मेटल के लिए के का मान इनफाइनाइट होगा। तो इंड्यूस चार्ज ऑन द बॉडी अगर हम पूछे कि बी पर क्या आएगा, तो माइनस क्यू, 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज ऑन द बॉडी बी माइनस क्यू होगा। इट मीन्स अगर हम यहां पर प्लस क्यू देंगे तो बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहां क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आ जाएगा। लेकिन ये कहानी तभी बनेगी जब यहां पर मेटल होगा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ प्लस क्यू दे देंगे तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू दे देंगे तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी तो इंड्यूस चार्ज भी बदल जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग में ऐसा ख्याल ना रखिएगा कि यहाँ प्लस क्यू देंगे तो वहां भी प्लस क्यू आएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति को खाना अगर देते हैं तो वह उसकी खाने की भी एक लिमिट है। आप जैसे अगर वो 100 ग्राम पनीर खाता है, आप उसको 1 किलो पनीर दे देंगे तो वो नहीं पचा पाएगा या नहीं खाएगा, छोड़ देगा। सिमिलरली जब कोई भी चार्ज, इंड्यूस चार्ज किसी नियरेस्ट बॉडी पे जाता है तो वह डिपेंड करता है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा तो इंड्यूस चार्ज उसके नियरेस्ट ऑन द बॉडी भी अलग तरह से होगा। भला यहाँ पर आप 50 कूलम देंगे तो यहाँ पर -50 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखिए, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर हमने ए ले लिया है तो इंड्यूस चार्ज के थ्रू बोलेंगे कि यहाँ माइनस क्यू होगा। गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। अब इस जगह हम इंड्यूस चार्ज ऑन द कंडक्टर भी देखें। अगर हम यहाँ पर देखें कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टर ए कितना होगा, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टर बी पर अगर हम बात करें
तो माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू दिए हैं, 1 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज ऑन द बॉडी बी होगा वो माइनस क्यू/2 ही होगा। भला आपने यहाँ पर प्लस क्यू दिया है, बट इस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू/2 ही आएगा। तो यही बताना चाहते थे कि आप जितना दे रहे हैं जरूरी नहीं कि उतना बगल वाला ले ही। हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सिमिलरली इंड्यूस्ड चार्ज भी होल्ड करने की प्रॉपर्टी हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज भी ऑन दैट बॉडी डिफरेंट होगी। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर Q दिया, तो यहाँ पर देखिए Q तो नहीं आया, वो क्या आ गया, Q/2 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट सही रखिएगा कि अगर मेटल होगा, प्योर मेटल होगा, तो आप जितना देंगे तभी बगल वाला उतना लेगा, अन्यथा नहीं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रॉपर्टी हो गया, जिसको हमने समझाया कि दैनिक जीवन में एग्जाम्पल इसका कौन हो सकता है। बालों को जब रगड़ते हैं तो वो कागज को जो अपनी ओर खींचता है, तो किस मेथड के थ्रू खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग और आज सीख लिए होंगे कि कोई बॉडी चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, तब भी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज बॉडी के नियरेस्ट हम कोई अनचार्ज बॉडी लेके जाएंगे तो पॉजिटिव जो बॉडी होगी उस इंडक्शन के थ्रू दूसरे बॉडी पर क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो वहां पर क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन लगने लगेगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो वीडियो को इसी जगह विराम देते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।